जादुई काली बकरी का रहस्य भाग 3। पिछले भाग में आपने देखा तांत्रिक ने मंगल डाकू पर वशीकरण करके उसे एक शैतान बना दिया था, लेकिन चंपा और चिंटू ने मंगल डाकू को हराकर भगा दिया था। लेकिन तांत्रिक अभी भी जिंदा है और अब कई साल बीत चुके हैं। अब आगे समय बीतता गया। पूरे 10 साल गुजर चुके थे। बूढ़ी अम्मा और मालती अब साथ ही रहते थे। मालती की बेटी पिंकी अब 10 साल की हो चुकी थी। वो पूरे आंगन में हंसती खेलती दौड़ती रहती थी। चंपा बकरी और चिंटू अब परिवार का हिस्सा बन चुके थे। चिंटू अब बड़ा और ताकतवर बकरा बन चुका था। गांव में अब अम्मा का बड़ा और पक्का घर था और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये सब संभव हुआ था चंपा की जादुई शक्ति की वजह से। पिंकी चिंटू के साथ खेल रही थी। चिंटू पकड़ के दिखा मुझे। चिंटू उसके पीछे भागता है। अम्मा मुस्कुराकर बोलती है, अगर मुझे चंपा ना मिलती तो आज हम ये दिन ना देख रहे होते। हाँ माँ जी, मेरी जिंदगी तो नर्क बन चुकी थी। अच्छा हुआ जो भगवान ने मुझे आपसे मिलवा दिया। लेकिन मंगल डाकू गया कहाँ होगा? 10 साल बीत गए हैं, लेकिन वो फिर कभी दिखा ही नहीं। माँ जी, मत लो उस शैतान का नाम। न जाने कितनों के घर उजाड़े थे उसने। भगवान न करे फिर उसे मुझे कभी देखना पड़े। दूसरी तरफ जंगल की अंधेरी गुफा में तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है। अब वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। 10 साल की कठोर तपस्या के बाद मेरे पास वो सभी शक्तियां हैं जिससे मैं इस गांव का विनाश कर सकूं। मैं आज ही इस गांव में ऐसी बीमारी फैला दूंगा कि एक एक करके सभी गांव वाले मरने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद अचानक से गांव में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। अरे खिलावन भैया, ये गांव में कैसी बीमारी आ गई है? सभी लोग एक एक करके बीमार पड़ते जा रहे हैं। अरे बिरजू भाई, मुझे तो सांस भी लेने में समस्या हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हवा में किसी ने जहर मिला दिया हो। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। खांसी, बुखार, कमजोरी और कुछ ही दिनों में कई लोग तो मरने भी लगे। गांव में डर फैला हुआ था। चंपा, ये गांव में क्या हो रहा है? गांव में लोग बीमार पड़कर मरने लगे हैं। अम्मा, मुझे लगता है ये सब उसी तांत्रिक का किया धरा है। क्या वो तांत्रिक अभी भी जिंदा है? हाँ अम्मा जी, जब तक वो अपनी गुफा में रहेगा तब तक यमराज भी उसके प्राण नहीं ले सकते। अम्मा ये बात सुनकर घबरा जाती है। तो अब हम क्या करेंगे चंपा? आप मेरा दूध गांव के सभी लोगों को पिला दीजिए। देव वृक्ष की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएंगे। और बूढ़ी अम्मा ने गांव में लोगों को चंपा का दूध देना शुरू कर दिया। जो भी चंपा बकरी का दूध पीता वो कुछ ही पलों में बिल्कुल ठीक हो जाता। लोगों ने देखा जो चंपा का दूध पी रहे थे उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था और वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे। और ये खबर पूरे गांव में फैल गई। अरे अम्मा, तुम्हारी बकरी तो सच में जादुई है। जिस बीमारी का इलाज कोई डॉक्टर न कर सका वो इस बकरी के दूध ने कर दिखाया। अरे भाई, ये वही बकरी है जिससे मंगल डाकू को भी मार भगाया था। अरे भाई, ये तो फिर हमारे गांव की रक्षक है। हाँ बेटा, जब तक चंपा इस गांव में है तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब रोज गांव वाले अम्मा के घर आने लगे। चंपा का दूध सबको दिया जाने लगा और धीरे धीरे बीमारी खत्म होने लगी और गांव फिर से सुरक्षित हो गया। इधर दूसरी तरफ गुफा में बैठा तांत्रिक तिलमिला उठा। फिर से उस बकरी ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पहले उस बकरी और फिर उस बकरे को भी अपना शिकार बनाऊंगा। और तांत्रिक काली शक्तियों का आगमन करता है। अंधकार शक्ति जागृत हो, मेरे आदेश का पालन हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से एक भयानक राक्षस को बुलाया। जाओ और उस बकरी का अंत कर दो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसका भी अंत कर देना। और वो राक्षस एक शेर के रूप में बदल जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन पिंकी और चिंटू खेलते खेलते जंगल की तरफ चले गए। अरे चिंटू, देखो जंगल कितना हरा भरा लग रहा है। तुम यहाँ पर घास खाओ, मैं अपने लिए कुछ फल तोड़ कर लाती हूँ।
चिंटू घास खाने लगता है और पिंकी जंगल में आगे की तरफ और बढ़ जाती है। थोड़ा आगे चलकर उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं, अभी कुछ जामुन तोड़ती हूँ। पिंकी एक पत्थर उठाती है और पेड़ पर मारती है। पेड़ के पत्तों को चीरते हुए पत्थर झाड़ियों में जा गिरता है। पत्थर झाड़ियों में बैठे एक सियार को जाकर लगता है। अरे मर गया रे, ये पत्थर हवा में उड़ता हुआ कहाँ से आ गया? जरूर जंगल में कोई इंसान है। सियार जब देखता है तो उसे पिंकी पेड़ के नीचे से जामुन उठाते हुए दिखती है। अरे वाह, ये जंगल में अकेली लड़की कहाँ से आ गई? सालों बाद इंसान के बच्चे का शिकार करने का मौका मिला है, इस बार ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। और सियार गुर्राते हुए पिंकी के सामने आ जाता है। सियार को देखकर पिंकी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और सियार उस पर झपट पड़ता है, लेकिन उससे पहले ही सियार को जोरदार टक्कर लगती है और वो दूर जाकर गिरता है। अरे मार दिया रे! सियार देखता है तो एक बकरा उसके सामने खड़ा था। अरे आज खुद शिकार चलकर आया है। लेकिन तभी चिंटू दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और उसे जोर से एक और टक्कर मारता है। अरे मार दिया रे मुझे! अरे मुझसे गलती हो गई, आज के बाद भी किसी के बच्चे पर हमला नहीं करूंगा। अरे मुझे जाने दो, वैसे भी मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। और मौका पाते ही सियार वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। भाग गया डरपोक, बड़ा शेर बन रहा था मेरे सामने। दूसरी तरफ शेर बना शैतान चंपा की ओर बढ़ रहा था। घर पर मालती चंपा के पास खाट बिछाकर बैठी हुई थी। पिंकी और चिंटू बहुत देर से नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए ये दोनों? आप चिंता मत करो, चिंटू के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से उनके सामने एक शेर चलता हुआ आता है। चंपा, ये शेर कहाँ से आ गया? शेर उनके सामने आ जाता है और जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर आसपास के लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम शेर नहीं हो, अपने असली रूप में आओ। तभी राक्षस आंगन में प्रकट होता है। उसकी आंखें लाल, शरीर विशाल। चंपा समझ जाती है कि खतरा आ चुका है। इस मामूली बकरी को मारने के लिए मुझे भेजा गया था। अरे इसकी तो मैं हड्डियां तक चबा जाऊंगा। चलो देखते हैं कितनी ताकत है तुझमें। चंपा अपनी दिव्य शक्तियों से राक्षस पर हमला करती है, लेकिन राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। राक्षस चंपा को उठाकर जोर से पटक देता है और चंपा बुरी तरह घायल होकर गिर जाती है। अरे अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और तूने तो अभी से दम तोड़ दिया। चंपा दर्द से मिमियाती है, आंखों से आंसू, जैसे वो आखिरी बार अपने बच्चे को याद कर रही हो। और तभी जंगल से चिंटू दौड़ता हुआ आता है। माँ! वो गुस्से में राक्षस पर टूट पड़ता है। जोर से राक्षस को वो एक टक्कर मारता है। दूर हो जाओ मेरी माँ से! लगता है तुम दोनों का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। उन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू होती है। चिंटू पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन राक्षस उस पर भी भारी पड़ता है। वो चिंटू को भी घायल कर देता है। मुकाबला तो अच्छा किया तूने, लेकिन तेरी ये औकात नहीं कि तुम मुझे मार सके। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ मेरा निवाला बनने के लिए। तभी बूढ़ी अम्मा घर से बाहर निकलती है। हे देव वृक्ष, हमारी मदद करो, वरना ये शैतान पूरे गांव को खा जाएगा। तभी जोरों से हवा चल पड़ती है। अचानक जमीन कांपने लगती है। जंगल का देव वृक्ष चमक उठता है और उसकी शक्ति सीधे चिंटू के अंदर आ जाती है। चिंटू का शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। उसकी आंखें आग की तरह चमकती हैं और अब वो पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया था। अरे ये कैसी माया है?
कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। राक्षस हमला करता है, लेकिन इस बार चिंटू हवा में छलांग लगाता है और एक जोरदार टक्कर मारता है और फिर चारों तरफ एक तेज प्रकाश फैल जाता है। राक्षस के चिल्लाने की आवाज गूंजती है, नहीं। और राक्षस राख बनकर खत्म हो जाता है। माँ, तुम ठीक हो ना? चंपा बुरी तरह घायल थी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और चंपा के सभी घाव ठीक हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद देव वृक्ष, आज एक बार फिर तुमने हम सबको बचा लिया। तभी दूर गुफा में तांत्रिक गुस्से से कांप रहा था। आखिर कब तक बकरी अपना खैर मनाएगी? अब मैं समझ गया कि वार कहाँ करना है। हा 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 हा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। क्या चंपा बच पाएगी? क्या तांत्रिक खुद हमला करेगा? और क्या चिंटू अपनी नई शक्ति संभाल पाएगा? जानने के लिए पार्ट 4 कमेंट करें। दूर एक जंगल में मीकू नाम की चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक बार चीनू चिड़िया की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। माँ, आप कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। नहीं मीकू, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है मेरी बच्ची। मीकू, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी मौसी के पास चली जाना। मीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं माँ, आप ऐसे मत बोलो, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी से ठीक कर दे। मीकू, तुम रो क्यों रही हो? अगर मैं मर गई तब भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और तुम्हारी मौसी तो है ना, वो बिल्कुल तुम्हें मेरी तरह ही रखेगी। कुछ देर के बाद चीनू चिड़िया मर जाती है, लेकिन उसके अंदर से एक दिव्य चमक मीकू चिड़िया के अंदर विलीन हो जाती है। और मीकू रोते हुए अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं उठती। मीकू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। दीदी हमें छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। मुनमुन चिड़िया मीकू चिड़िया को अपने साथ अपने आशियाने में ले जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है। मुनमुन चिड़िया अपने बच्चों की तरह ही मीकू का ध्यान रखती थी, लेकिन धीरे धीरे मुनमुन चिड़िया का बर्ताव मीकू चिड़िया के लिए रूखा होने लगा था। और एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। मुनमुन चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले में बैठी हुई थी। मौसी जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप मुझे भी घोंसले में आने दो ना। आहा, बहुत सयानी है तू, तुझे दिखाई नहीं देता घोंसले में जगह नहीं है। अगर मैंने तुझे यहाँ रख लिया तो हम लोग बारिश में भीग जाएंगे, और वैसे भी तू ना बड़ी हो गई है, इन सब मुसीबतों को झेलने की अब आदत बना ले, समझी? अपनी मौसी के ऐसे बर्ताव से मीकू बहुत उदास हो जाती है। मौसी, आप बदल गई हो। पहले तो आप मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, लेकिन अब तो आप मुझे पूछती भी नहीं हो। माँ तो कह के गई थी कि आप मुझे बिल्कुल माँ के जैसा प्यार दोगी, लेकिन आप सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती हो। अच्छा, और क्या बोलकर गई है तेरी माँ तुझे? हाँ, बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी। सुन, सुबह होते ही ना कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढ लेना, समझी? मीकू चिड़िया उसी समय वहाँ से उड़ जाती है और अपने पुराने घोंसले में आ जाती है। माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ, मौसी ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया है। मीकू बहुत दुखी थी और वो अपनी माँ को याद करके रो रही थी। तभी अचानक से मीकू को एक आवाज सुनाई देती है। मीकू, रो नहीं मेरी बच्ची, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो कहीं नहीं गई हूँ। मीकू आवाज सुनकर घबरा जाती है। मीकू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मीकू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब ठीक कर देंगे। मीकू चिड़िया की तरह आशा अम्मा का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। अम्मा रामपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में ही अपना गुजारा बसर कर रही थी। आशा लोगों के घरों में काम करती थी, जिसके बदले लोग उसे कुछ पैसे और खाने के लिए सामान दे देते थे। आशा अम्मा, ओ आशा अम्मा, क्या कर रही हो? जरा बाहर तो आओ। अम्मा अपने घर के बाहर आती है।
क्या हुआ उर्मिला बहू? अरे अम्मा जी, हमारे घर में आज छोटा सा प्रोग्राम है, क्या आप मेरी मदद कर दोगी किचन में काम करने के लिए? देख बहू, वैसे तो मैं राशन की दुकान पर जाने वाली थी, वो सामान खत्म हो गया है ना, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद कर दूंगी। अगर समय रहा तो मैं फिर चली जाऊंगी राशन लाने के लिए। क्या हुआ अम्मा, किधर जा रही हो? बहू, मैं बाहर ना हर रोज पंछियों के लिए दाना डालती हूँ और पानी रखती हूँ, तो पहले उन्हें दाना और पानी डाल देती हूँ। हाँ हाँ डाल दो, पर जल्दी आना अम्मा। अम्मा एक जगह पर कुछ दाना डाल देती है और एक प्याली भरकर पानी रख देती है। चलो बहू। अम्मा उर्मिला के साथ उसके घर आ जाती है। अम्मा जी, आप किचन में जाकर सब्जी बना लेना, तब तक मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। अम्मा किचन में जाती है और सब्जी धोकर बनाने लगती है, और कुछ ही देर में अम्मा खाना बना लेती है। सब कुछ बना दिया है, जाकर बहू को बता देती हूँ। अम्मा किचन से बाहर आती है। उर्मिला बहू, मैंने सारा खाना बना दिया है। ठीक है अम्मा। अम्मा, मैं ना आपको पैसे शाम को देने आऊंगी, ठीक है? ठीक है बहू। अम्मा वहां से आ जाती है। एक काम करती हूँ, राशन लेते हुए चलती हूँ, पर आटा भी खत्म हो गया है। अम्मा सीधे राशन की दुकान पर आती है। मनोज बेटा, मुझे राशन चाहिए था। पैसे लाई हो अम्मा? अभी तुम्हारे पहले के भी पैसे रहते हैं, अगर पैसे लाई हो तो ही राशन ले जाना, नहीं तो मैं उधार में राशन नहीं दूंगा। बेटा, पैसे तो मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे न शाम तक लौटा दूंगी, तुम बस राशन दे दो, घर पर सब कुछ खत्म हो गया है। अम्मा पहले पैसे लेकर आओ, मैं उधार नहीं करता हूँ। हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे 2 किलो दाल दे दो। ये लो तुम्हारी दाल। अरे अम्मा, तुम गई नहीं अभी तक? अरे मैंने कह दिया ना एक बार, अब जाओ यहाँ से। अम्मा वहां से अपने घर की तरफ आ जाती है। अम्मा अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसने जो घर के बाहर पानी और दाना डाला था, एक छोटी सी चिड़िया वो दाना खा रही थी। अरे, ये चिड़िया कितनी सुंदर है और कितने प्यार से दाना खा रही है। अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो शायद वो बिना खाए ही उड़ जाएगी। हाँ, एक काम करती हूँ, कुछ देर यहीं रुक जाती हूँ। अम्मा पास ही के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उस चिड़िया को दाना खाते हुए निहारने लगती है। चिड़िया सारा दाना खा लेती है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर होती है, मानो जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। अरे, ये चिड़िया तो अभी भी यहीं पर है, मुझे लगता है इसे और भूख लगी होगी। अम्मा उसके पास जाती है। अरे, तुम्हें चोट लगी हुई है, इसी वजह से तुम उड़ नहीं पा रही हो। चिड़िया अपना सिर हिलाती है और अम्मा चौंक जाती है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? चिड़िया फिर से सिर हिलाती है। रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। अम्मा उस चिड़िया को उठाकर घर के अंदर ले जाती है और उसकी चोट पर दवा लगा देती है। लो नन्ही चिड़िया, तुम्हें अब मैंने दवा लगा दी है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तभी चिड़िया बोल पड़ती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। अम्मा चिड़िया को इंसानों की तरह बोलता देख डर जाती है। अरे, तुम कोई महावीर हो क्या? देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना। अम्मा जी डरिए नहीं, मैं कोई महावीर नहीं हूँ, मैं तो जादुई मीकू चिड़िया हूँ। क्या, जादुई चिड़िया? हाँ अम्मा जी, मेरा नाम मीकू है। मीकू चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? अम्मा जी, मैं पास के जंगल में रहती थी, लेकिन क्या जादुई चिड़िया? मीकू अपनी आप बीती को याद करके रोने लगती है। एक दिन मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, जिसके बाद मैं अपनी मौसी के पास रहने लगी, लेकिन मेरी मौसी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं बहुत उदास रहती थी और अपनी माँ को याद करती थी। एक दिन मैं ऐसे ही उदास होकर बैठी हुई थी, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज मेरी माँ की थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मीकू, जब मैं मर गई थी तब मेरी कुछ शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ गई थी, जिस वजह से तुम अब जादुई चिड़िया बन गई हो और तुम्हें अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
सही समय आने पर तुम अपनी इन शक्तियों का उपयोग भी कर सकोगी। उस दिन से मैं एक अच्छे इंसान की तलाश में थी, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला था जिसकी मैं मदद कर सकती। अगर कोई मिलता भी था तो वो स्वार्थी बन जाता था। एक दिन मैं ऐसे ही उठ रही थी, तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने देखा कि आप कैसे आवारा जानवरों की मदद करती हैं, खुद ना खाना खाकर भूखे जानवरों को खिला देती हैं और अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए दाना भी डालती हैं। इसीलिए आज मैं आपकी परीक्षा लेने आई कि कहीं आप दूसरों की तरह तो नहीं। पर मुझे समझ में आ गया है, आप बहुत दयालु हैं। आपसे किसी की पीड़ा देखी नहीं जाती, इसलिए आज मैं आपके घर और आपकी जिंदगी की काया पलट करने वाली हूँ। जादुई चिड़िया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। अम्मा जी, आप कितनी निस्वार्थी हैं। आपको अच्छे से पता है कि आपके घर में खाने तक का अनाज नहीं है, फिर भी आप भगवान को शुक्रिया बोल रही हैं। अम्मा जी, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो अब तक कब का धन दौलत मांग चुका होता। जादुई चिड़िया, मुझे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगी और वही खाऊंगी। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं आप पर एहसान नहीं कर रही हूँ। मैं तो आपकी मदद के बदले मदद देना चाहती हूँ। मैं आपको एक सोने का अंडा देना चाहती हूँ। मीकू चिड़िया एक सोने का अंडा प्रकट करती है। अम्मा जी, इस सोने के अंडे को आप जहाँ भी रखेंगी वहाँ का सामान दोगुना हो जाएगा। क्या? सच में जादुई चिड़िया? हाँ अम्मा जी, आप आजमा कर देख लो। अम्मा सोने के अंडे को उठाकर अपनी रसोई में ले जाती है। अम्मा उस अंडे को एक आटे के डिब्बे में डालती है जिसमें बहुत थोड़ा सा आटा था। जैसे ही अम्मा ने अंडा रखा, पूरा डिब्बा आटे से भर गया था। अरे, ये तो सच में कमाल हो गया। अम्मा जी, आप इसकी मदद से एक राशन की दुकान खोल सकती हो और गरीब लोगों की मदद भी कर सकती हो। जादुई चिड़िया के अंडे की मदद से अम्मा राशन की दुकान खोल लेती है और देखते ही देखते अम्मा की राशन की दुकान चलने लगती है। अम्मा गरीब लोगों को मुफ्त में ही राशन देती थी। पूरे गांव में अम्मा की जादुई चिड़िया और अंडे की बात फैल गई थी। अम्मा जी, आप कितनी अच्छी हैं। आप तो सबकी मदद करती हैं। अगर किसी और को जादुई चिड़िया मिली होती ना, तो वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता, लेकिन आप तो सबकी मदद कर रही हैं। गांव के लोग अम्मा का सम्मान करने लगे थे, लेकिन अब मनोज की राशन की दुकान पर कम ही लोग जाते थे, जिस बात से वो अम्मा से बहुत जलता था। जब उसे अम्मा की जादुई चिड़िया के बारे में पता चला, तो उसने सोचा, अगर वो अम्मा की जादुई चिड़िया और अंडा मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। मनोज के मन में लालच आ गया था, इसलिए वो एक रात अम्मा के घर जाता है। वो रही जादुई चिड़िया और जादुई अंडा। मनोज चुपके से जादुई चिड़िया और अंडे को चुरा लेता है और एक पिंजरे में डाल देता है और अपनी तिजोरी में उसे रख लेता है। अगली सुबह, एक काम करता हूँ, जल्दी जाकर देखता हूँ, मेरी तिजोरी का सारा धन दौलत दोगुना हो गया होगा। मनोज तिजोरी देखने जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। उसके सारे पैसे पत्थर बन जाते हैं और तिजोरी में ना ही जादुई चिड़िया थी और ना ही उसका जादुई अंडा। इधर अम्मा मीकू चिड़िया को दाना डालती है। तुम्हें पता है जादुई चिड़िया, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मानो मुझे खुशियों का पिटारा मिल गया हो। अम्मा अपनी जादुई चिड़िया से बात कर ही रही होती है कि तभी मनोज भी घबराता हुआ अम्मा के पास आता है। अम्मा जी, अरे ओ अम्मा जी, कहाँ हो? अम्मा रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ मनोज बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मनोज देखता है कि जादुई चिड़िया तो अम्मा के घर पर ही है। अम्मा, आपकी जादुई चिड़िया ने मेरे इतने सालों की मेहनत को पत्थर बना दिया है। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मीकू चिड़िया बोलती है, पूरा सच क्यों नहीं बताते? कल रात तुम अम्मा के घर क्या करने आए थे? मनोज शर्मिंदा होकर अम्मा को सारा सच बता देता है। और जब सुबह मैं अपनी तिजोरी देखने गया तो वहां पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो ये तो तुम्हारे लालच का ही नतीजा है। तुमने जादुई चिड़िया को अपने लालच के लिए इस्तेमाल करना चाहा, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ।
मनोज हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो जादुई चिड़िया, मैं लालच में अंधा हो गया था, जिस वजह से मैंने ये सब किया। लेकिन मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, तुम मुझे माफ कर दो और सब कुछ पहले जैसा कर दो जादुई चिड़िया। ठीक है, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी, लेकिन तुम कभी भी लालच मत करना। ठीक है। मनोज वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद मनोज भी बदल गया था। वो गांव के लोगों की मदद करने लगा और ईमानदारी से काम करने लगा। पूरे गांव में लोग अम्मा और जादुई चिड़िया की दोस्ती और निस्वार्थ सेवा की बातें करते थे और जादुई चिड़िया हमेशा के लिए अम्मा के साथ ही रहने लग जाती है।